हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और ये क्यों बनाई जाती है, ये आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो करते हैं तो उनके जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि खर्चे करने की जो राशि होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लाखों में, 5 लाख, 10 लाख या करोड़ों में के अमाउंट में जो है खर्चे उसके होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर दिया जाएगा तो उससे ये होगा कि जब बिजनेस का जो कैश अमाउंट का रिकॉर्ड देखा जाएगा, बैलेंस देखा जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि इतना पैसा कहाँ गया, या हो सकता है 1000 रुपए, 5000, 10,000 रुपए जो है वो अमाउंट कहाँ गया। तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उन छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैश बुक अलग से बना दी जाती है, वो कैश बुक कहलाती है पेटी कैश बुक। देखिए ये जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, चाय या नाश्ते का खर्चा, किसी भी तरह का ऑटो रिक्शे का खर्चा होता है या फिर डाक का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे जो भी कंपनी या बिजनेस होता है उसमें वर्क करने वाले व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं करते हैं, वो सारा एक्सपेंसेस कंपनी को ही पे करना होता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे खर्चों को अगर कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया जाए, जो कैश बुक हम बनाते हैं सिंपल कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक, तो उन कैश बुक में ही अगर छोटे मोटे खर्चे और जो बड़े बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं उन सबको अगर मिक्स में रिकॉर्ड किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैश बुक बहुत बड़ी हो जाएगी, कैश बुक का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी बहुत सारे पन्ने भर जाएंगे, हो सकता है पूरी की पूरी बुक भर जाए। और इससे क्या होगा, जो मेन कैशियर होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक तो उसका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मिस्टेक हो सकती है, जब कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन तो लाखों रुपए का होगा, उसके बाद मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है जो केवल 100 रुपए का ही है, 50 रुपए का ही है, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कैशियर के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ जाता है उस वर्कलोड को कम करने के लिए एक अलग से कैश बुक बना दी जाती है, वो कैश बुक कहलाती है पेटी कैश बुक। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। छोटे छोटे खर्चों का लेखा जिस रोकड़ बही को कैश बुक कहते हैं, जिस रोकड़ बही में किया जाता है उसे लघु रोकड़ बही यानी कि पेटी कैश बुक कहते हैं। छोटे छोटे खर्चों का रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, जैसे कि बिजनेस के वर्क के लिए पेन पेंसिल की जरूरत होती है, पेपर्स की, ऑल पिन्स और भी एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्टेपलर है, तो ये सब खर्चे बहुत छोटे छोटे माने जाते हैं। प्रिंटिंग का खर्चा है या फोटोकॉपी करानी है, चाय पानी का खर्चा है, नाश्ता है, अगर कोई कस्टमर बहुत मतलब वीआईपी कस्टमर होता है तो उसको चाय पानी या नाश्ते का खर्चा भी कराना होता है। कार्टेज का खर्चा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ऑटो रिक्शा का जो एक्सपेंसेस होता है वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा डाक व्यय और भी सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं। तो इन कम अमाउंट वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, इनका लेखा करने के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। पेटी कैश बुक बनाने से देखिए क्या क्या फायदे होते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं हम पेटी कैश बुक के। एक तो जो मेन कैशियर होता है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े अमाउंट्स का जो रिकॉर्ड रखता है कैश बुक में, उसका समय और श्रम दोनों बच जाते हैं। टाइम बचेगा तो उस टाइम को वो जो और कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो उसमें लगा सकता है। ठीक है, सेकंड है छोटे छोटे खर्चों पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर ना करके उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ना तो उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। बिजनेसमैन को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे खर्चा वेस्टेज मतलब हो रहा है, तो उसे वो कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा है अशुद्धियां भी कम होगी। अगर इनको हम डिवाइड कर दें कि छोटे छोटे अमाउंट्स को अलग कैश बुक में लिखा जाए, बड़े बड़े अमाउंट्स वाले एक्सपेंसेस को अलग कैश बुक में लिखा जाए, तो कैलकुलेशन करने में भी बहुत इजी रहेगा और जो है मिस्टेक होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कोई बेईमानी भी नहीं कर सकता। कैसे कि हर एक खर्चे का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, लिखा जाता है। अगर चाय भी मंगाई, मान लीजिए 2 रुपए का पेन भी मंगाया है तो उसका भी रिकॉर्ड कैश बुक में किया जाता है। तो उस वजह से कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कोई कैश को मतलब बेईमानी से
बेईमानी उसमें नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो मेन कैशियर होता है उसके लिए कैश बुक बनाना बहुत इजी हो जाता है, तो इसलिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। देखिए पेटी कैश बुक जो बनाई जाती है उसमें एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब है अग्रदाय पद्धति। अग्रदाय पद्धति में क्या होता है, देखिए बिजनेस का एक तो मेन कैशियर होता है। मेन कैशियर जो होता है, जो कि मुख्य होता है मेन, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े अमाउंट्स, लाखों के अमाउंट्स जो होते हैं उनका जो खर्चा होता है, कैश पेमेंट किया है या लाखों का पेमेंट, करोड़ों का पेमेंट बिजनेस में आ रहा है, उन सब का रिकॉर्ड मेन कैशियर के द्वारा किया जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर छोटे छोटे खर्चे हो 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए, तो उनको रिकॉर्ड करने में उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मेन कैशियर के अलावा एक और पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, ठीक है। मेन कैशियर क्या करता है, इस पेटी कैशियर को कुछ एक निश्चित अमाउंट दे देता है महीने के शुरुआत में। जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को मेन कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर को सपोज कि 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपए दे देता है पेटी कैशियर को, और महीने में जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन खर्चों को करने के लिए एक निश्चित राशि, ये राशि निश्चित होती है, हर महीने इस राशि को ना तो बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है, फिक्स होती है ये राशि, जो कि मेन कैशियर के द्वारा महीने की शुरुआत में छोटे छोटे खर्चों को करने के लिए पेटी कैशियर को दे दिए जाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को मान लीजिए पेटी कैशियर को दिए हैं 1000 रुपए का अमाउंट मेन कैशियर के द्वारा। अब पेटी कैशियर क्या करेगा, महीने में जितने भी छोटे छोटे खर्चे होंगे उनके लिए इसमें से पैसा खर्च करता जाएगा, और जिस जिस भी चीज में पैसा खर्च हो रहा है उसका रिकॉर्ड पेटी कैश बुक में करेगा। जैसे कि मान लीजिए पेन खरीदा तो पेन की एंट्री उसमें करके जितने का भी वो पेन है उसका अमाउंट उसके कॉलम में लिख दिया जाएगा। अगर प्रिंटिंग करवाई है तो उसका खर्चा लिख देगा, डाक का खर्चा हुआ है या अदर जो भी खर्चा होता है उसको पेटी कैश बुक में वो रिकॉर्ड करता चला जाता है। और जब महीने का एंड होता है, महीने के एंड में वो देखता है कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, टोटल खर्चे को वो जितना पैसा उसको दिया गया है उसमें से लेस कर दिया जाता है, और लेस करके सपोज कि मान लीजिए 800 रुपए खर्च हो गए हैं पूरे महीने में छोटे मोटे खर्चों में, तो पेटी कैशियर के पास बचेंगे 200 रुपए। तो ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद पेटी कैशियर क्या करता है, महीने के एंड में जो मेन कैशियर, जो मुख्य रोकड़िया होता है, ठीक है, मेन कैशियर को मुख्य रोकड़िया भी कहा जाता है, उसके पास जाता है और उसको अपना ये पूरा जो पेटी कैश बुक रहता है वो चेक करने के लिए दे देता है। मेन कैशियर क्या करता है, उस पूरी पेटी कैश बुक को चेक करता है बहुत अच्छे से कि हाँ जी जो खर्चा हुआ है वो सच में हुआ है या नहीं, या इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है। वो चेक करने के बाद वो अपने सिग्नेचर उस पेटी कैश बुक में कर देता है और उसे ओके करके लौटा देता है। उसके अलावा क्या होता है, जितना अमाउंट खर्च होता है उतना अमाउंट नेक्स्ट महीने के स्टार्टिंग में मेन कैशियर फिर से पेटी कैशियर को दे देता है, ताकि फिर से उसके पास उतना ही अमाउंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 1000 निश्चित किए गए हैं कि हर महीने की शुरुआत में पेटी कैशियर के पास 1000 रुपए होंगे, लेकिन पूरे महीने में 800 रुपए खर्च हो गए, तो महीने के लास्ट में पेटी कैशियर के पास बचे 200 रुपए, ठीक है। तो मुख्य कैशियर, जो मुख्य रोकड़िया है मेन कैशियर, वो 800 रुपए पेटी कैशियर को और दे करके जो है टोटल फिर से 1000 रुपए जो है पेटी कैशियर के पास हो जाएंगे, और फिर से जो नेक्स्ट महीना है वो इसी तरीके से उस मंथ के खर्चे करेगा, और फिर जितना भी खर्चा होता है उतना अमाउंट फिर से मेन कैशियर के द्वारा ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से ही इसे अग्रदाय पद्धति कहते हैं, यानी कि इम्प्रेस्ड सिस्टम इसमें कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जितना अमाउंट पेटी कैशियर के पास है उतना ही खर्च हो सकता है उससे ज्यादा खर्च हो। तब क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, पेटी कैशियर के पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं लेकिन खर्च हो गए हैं 1200 रुपए, ठीक है। ये जो 1200 रुपए खर्च हुए हैं वो या सपोज कि 20 दिन बाद ही, ठीक है, 1 महीने के लिए दिए गए हैं 1000 रुपए और 20 दिन बाद ही पूरे के पूरे 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, अभी तो 10 दिन और बाकी है। तो उस कंडीशन में पेटी कैशियर मेन कैशियर के पास जाता है और उसके पास से अमाउंट लेकर के आता है, और फिर जो एक्स्ट्रा के जो 10 दिन के खर्चे होते हैं वो उसमें से
किए जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर क्या होता है, पेटी कैशियर को यही कहा जाता है कि जितना अमाउंट आपको दिया गया है खर्चा उतना ही किया जाए, उससे एक्स्ट्रा नहीं किया जाए। यही एक अच्छी अग्रदाय पद्धति की विशेषता होती है, जो कि एक बहुत गुड इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा पेटी कैश बुक किसे कहते हैं। और ये पेटी कैश बुक जो है वो पेटी कैशियर के द्वारा बनाया जाता है। पेटी कैशियर जो होता है एक तरीके से मेन कैशियर का हेल्पर होता है। मेन कैशियर की बहुत मतलब उसका जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है और वो अपने मेन वर्क की ओर ध्यान दे पाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल इजी है। इसकी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो है रिसिप्ट का कॉलम होता है, क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, थर्ड है वाउचर नंबर, फोर्थ में टोटल अमाउंट आता है यहाँ पे। और जो ये 5 कॉलम्स हैं, देखिए ये कॉलम्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम पेटी कैश बुक का एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि पेटी कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए डेबिट साइड में जो रिसिप्ट वाला कॉलम है, रिसिप्ट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट पेटी कैशियर को दिया गया है महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है, मेन कैशियर के द्वारा, तो वो अमाउंट यहाँ आता है। अभी यहाँ पे जो लघु रोकड़िया है यानी कि पेटी कैशियर है, उसके पास है 1000 रुपए। 1000 रुपए मेन कैशियर के द्वारा दिए गए हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे 1000 रुपए। ठीक है, 2017 1 जनवरी, और इसके लिए हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। अगर चेक दिया जाता है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, अभी कैश है इसलिए 2 कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें, 1 जनवरी को स्टेशनरी 50 रुपए, यहां हम लिखेंगे 1 जनवरी। ठीक है, स्टेशनरी के लिए 50 रुपए खर्च हुए हैं, इसलिए बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। इसे हम लिखेंगे प्रिंटिंग और स्टेशनरी वाले कॉलम में 50, और टोटल अमाउंट में आ जाएगा यहाँ 50। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टेज 45 रुपीज के, ये भी 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। 1 जनवरी बाय पोस्टेज अकाउंट 45 रुपीज पोस्टेज वाले कॉलम में और टोटल वाले अमाउंट में 45। मजदूरी चुकाई है 55 रुपए 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी बाय वेजेस अकाउंट, मजदूरी को वेजेस कहते हैं, 55 रुपए है तो टोटल अमाउंट में 55 आएगा और वेजेस वाले कॉलम में 55 रुपए 55 रुपीज। ठीक है, 6 जनवरी को ठेला किराया 60 रुपए चुकाए हैं। 6 जनवरी को यहाँ डेट लिख दी जाएगी, ठेला किराया चुकाया है इसलिए बाय ठेला हायर अकाउंट 60 रुपए। इसे हम कैरीज में लिखेंगे। ठीक है, और टोटल में अमाउंट आ जाएगा 60 रुपए। कुली का खर्चा है 50 रुपए। ठीक है, जो कुली का खर्चा है 50 रुपए वो भी वेजेस साइड में आएगा 6 जनवरी को बाय कुलीज चार्जेस अकाउंट 50 रुपए से टोटल अमाउंट में भी एंट्री होगी। 8 जनवरी को टेलीग्राम का खर्चा है 70 रुपीज का। 8 जनवरी को बाय टेलीग्राम अकाउंट
ठीक है, 70 रुपी। ये हमारा आ जाएगा पोस्टेज वाले कॉलम में, पोस्टेज में टेलीग्राम होता है, इसलिए 70 रुपीज से टोटल वाले कॉलम में 70 रुपीज। रेल भाड़ा है 80 रुपए बाय रेलवे फ्रेट अकाउंट। रेलवे फ्रेट हमारा आ जाएगा अमाउंट सन्ड्री एक्सपेंसेस में, क्योंकि रेलवे फ्रेट से रिलेटेड कोई कॉलम नहीं है। जब भी ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो कि किसी भी कॉलम से रिलेटेड नहीं होता है तो उसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो रेल भाड़ा है वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे 80 रुपीज और टोटल में भी 80 रुपीज अमाउंट। 10 जनवरी को मजदूरी चुकाई, 10 जनवरी को बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है। मजदूरी चुकाई है 90 रुपए। उसी तरीके से लास्ट है, ठीक है। यही एंट्रीज है हमारे इस एग्जाम्पल में। अब क्या करेंगे हम, जो टोटल वाला कॉलम है, टोटल अमाउंट का कॉलम, सबसे पहले इसकी टोटल हम करेंगे। तो टोटल वाले अमाउंट की कॉलम की जो टोटल है वो हो जाती है 500। यहां हम 500 लिख देंगे। उसके बाद हम अलग अलग कॉलम्स की टोटल करेंगे। यहां 50 अमाउंट, इसका टोटल हम देख लेते हैं 115, 195, 60 और 80। ये जो कॉलम्स हैं इनका टोटल इस टोटल के इक्वल होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास जो कि पेटी कैशियर उसके पास है 1000 रुपए, ठीक है। पूरे महीने में जो छोटे मोटे खर्चे हुए हैं तो टोटल खर्चा हुआ है 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए का खर्चा हुआ है। इस 500 को हम 1000 में से लेस कर देंगे तो हमारे यानी पेटी कैशियर के पास बचते हैं 500 रुपए। इस 500 रुपए को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD जो कि महीने की लास्ट में है 31 जनवरी को, ठीक है। 1000 में से 500 रुपए खर्च हुए, 500 रुपए पेटी कैशियर के पास है अभी बचे हुए, टोटल हो जाता है 1000 रुपए। और रिसिप्ट यानी डेबिट साइड का कॉलम हो जाता है 1000 रुपए और क्रेडिट साइड का जो है वो अमाउंट हमने कर दिया 1000 रुपए से डेबिट क्रेडिट साइड के कॉलम हो गए, जो कि 5000 बैलेंस CD से हमें इन दोनों को इक्वल कर दिए। अब क्या होगा, 500 रुपए जो कैशियर के पास बचे हैं उस अमाउंट को जो नेक्स्ट महीना है फेब का, ठीक है, 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को ले जाया जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2017 1 फरवरी और 500 रुपए का जो बैलेंस CD है उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। का मतलब है महीने के स्टार्टिंग में कैशियर के पास जो है 500 रुपए है वो अमाउंट हम यहां लिखेंगे। ₹500 स्टार्टिंग में कैशियर के पास है 1 फरवरी को, और जो मुख्य रोकड़िया है यानी मेन कैशियर के द्वारा 500 रुपए और दिए जाएंगे पेटी कैशियर को। इस तरीके से 1000 रुपए इसके पास फिर से महीने के प्रारंभ में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पेटी कैश बुक बनानी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।